सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट। Hello everyone, this is Abhishek Sharma. Welcome to my channel. So today we discuss in this video about Insolvency and Bankruptcy Code 2016 Part 2 Conclusion. पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 जिसमें हमने देखा था CIRP प्रोसेस सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 32 तक। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 59 जिसमें हम सारे लिक्विडेशन प्रोसेस समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। मींस लिक्विडेशन स्टार्ट कब होता है? तो लिक्विडेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है जब जो टाइम लिमिट दी गई थी 180 डेज प्लस एक्सटेंशन जो टाइम था 270 90 डेज का एक्सटेंशन था, तो 180 प्लस 90 270। अगर उस पीरियड में कोई रिसोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया टू एजुकेटिंग अथॉरिटी को, इन दैट केस लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करूँ रिजेक्ट द रिसोल्यूशन प्लान। अगर कुछ जो प्लान था वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट तो किया बट ड्यू टू कुछ नॉन कंप्लाइंस ऑफ द रिक्वायरमेंट की वजह से वो प्लान रिजेक्ट हो गया, तो इन दैट केस लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो एक ऑर्डर पास किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि इस लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। इशू किया जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट और जो ऑर्डर होगा वो सेंड किया जाएगा जिस अथॉरिटी से कॉर्पोरेट डेटा रजिस्टर्ड होगा। जो कंपनी कॉर्पोरेट डेटा मींस कंपनी, पिछले का वीडियो में मैंने जो एग्जांपल दिया था जे मार्क्स एक कंपनी थी, वही जे मार्क्स जो कंपनी है वो जिस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होगी लाइक रजिस्ट्रार इनकम टैक्स, उन सबको नोटिस भेजा जाएगा कि इस कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ वेयर द रिसोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम कॉर्पोरेट पुट बिफोर कंफर्मेशन। मींस इसका मतलब ये है कि अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने नॉट लेस देन 66% वोट देकर अप्रूव कर दिया कि इस कंपनी का CIRP रहने दो, इसको लिक्विडेट करो, इसको CIRP करके इसे दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता है, तो इन दैट केस लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जो ऑर्डर लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दिया जाएगा और पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा और नोटिस भेज दिया जाएगा जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ रिसोल्यूशन प्लान जो अप्रूव किया एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जो प्लान अप्रूव किया पर वो प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं चल रही थी और इससे अफेक्ट हुए पर्सन जो जिनके पैसे वगैरह देने थे वो अफेक्टेड हैं, तो इन दैट केस वो एप्लीकेशन कर सकते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी को दैट ये बंदा जो प्लान बना हुआ है CIRP प्रोसेस में जो प्लान बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस एजुकेटिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी कि यस कॉन्ट्रावेंस हुआ है। इन दैट केस वो ऑर्डर पास कर देगी लिक्विडेशन का और वही 1 2 3 सब क्लॉज ऑफ क्लॉज भी सब सेक्शन 1 यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट और नोटिस भेज दिया जाएगा जिससे रजिस्टर्ड होगी, जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर होगी कंपनी, उन सबको नोटिस भेज दिया जाएगा दैट इस कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 व्हेन अ लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट। मींस जैसे लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा कंपनी पे कोई केस नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर कंपनी को केस करना है तो लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर कंपनी के बिहाफ पर लिक्विडेटर के केस कर सकता है पर उसको पैरल अप्रूवल लेना होगा एजुकेटिंग अथॉरिटी का। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 शैल नॉट अप्लाई टू लीगल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू सच ट्रांजेक्शन। मीन्स जैसे लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो केस वगैरह नहीं कर सकते हैं या जो केस चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, पर कुछ केस ऐसे होंगे जो कंटिन्यू रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कंसल्टेंशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के साथ। ओके। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। मींस जैसे लिक्विडेशन का ऑर्डर आएगा तो ये मान लिया जाएगा कि जितने भी एम्प्लॉय वगैरह थे उनको नोटिस दे दिया गया है कि आप डिस्चार्ज किए जाते हैं, मतलब आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट थी वो अब टर्मिनेट कर दी जाएगी, डीम नोटिस होगा या कोई अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी इन केस ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो दिस इज सेक्शन 33। इसमें हमने देखा कि कब लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 4 पॉइंट थे। फर्स्ट जैसे ही जो टाइम लिमिट था 180 डेज प्लस एक्सटेंशन 270 डेज, उसमें अगर रिसोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया तो एजुकेटिंग अथॉरिटी में NCLT ऑर्डर दे देगी लिक्विडेशन का। नेक्स्ट प्लान सबमिट किया था NCLT को पर वो प्लान हो गया रिजेक्ट, तो इन दैट केस लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगी NCLT। नेक्स्ट मैं बात करूँ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी दैट कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% का अप्रूवल दिया है दैट कि इस कंपनी का CIRP रहने दो, इसे लिक्विडेट करो। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर प्लान अप्रूव हो गया था पर कंपनी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो इन दैट केस उसका हो जाता है लिक्विडेशन। तो देयर आर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट इज
प्लान सबमिट नहीं किया टाइम पे, दूसरा प्लान रिजेक्ट हुआ, तीसरा या क्रेडिटर ने खुद ही मना कर दिया, एंड फोर्थ पॉइंट में किसी पर्सन ने जो सेलिंग था, लाइक बैंक होते हैं जिनको पैसे लौटाने होते हैं, अगर बैंक ने एप्लीकेशन कर दी तो इन दैट केस लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 33 कंप्लीटेड। सेक्शन 34 अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। जैसे ही लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा एक लिक्विडेटर अपॉइंट करना होता है। लिक्विडेटर का काम क्या होता है, वो लिक्विडेट करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कैसे अपॉइंट होता है, तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन पास करेगी, जैसे वो अपॉइंट करेगी जो आरपी था, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो था सीआईआरपी प्रोसेस में, वही लिक्विडेटर बन सकता है अगर वो रिटर्न कंसेंट दे दे कि हाँ मुझे लिक्विडेटर बनना है। ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर के पास वो सारी पावर होती है, ऑल पावर ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टर, केएमपी वगैरह की। मतलब लिक्विडेटर बहुत पावरफुल बंदा होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत सारी पावर होती हैं, बोर्ड डायरेक्टर की, केएमपी की सारी पावर होती हैं लिक्विडेटर पे। और जो भी लिक्विडेटर आएगा उस लिक्विडेटर को कंपनी के सारे बंदों को सपोर्ट करना होगा, अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट या असिस्टेंस या कॉपरेट करना पड़ेगा उसके साथ, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगता है वो देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी चाहे तो वो रिप्लेस भी कर सकती है, यानी जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल था वो चेंज होके लिक्विडेटर नहीं बनना चाहता तो किसी और लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है। पर कैसे वो आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे देख ले कि किस किस कंडीशन में रिसोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर नहीं बन सकता। तो नेक्स्ट है रिसोल्यूशन प्लान सबमिट किया, वो रिजेक्ट हो गया था, तब वो आरपी जो है लिक्विडेटर नहीं बन सकता, या बोर्ड ने बोला कि ये बंदा ठीक नहीं है रिप्लेस कर दो, या फिर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल ने फेल टू सबमिट द रिटन कॉन्सेंट, अपना कॉन्सेंट ही नहीं दिया कि मैं लिक्विडेटर बनना चाहता हूँ। तो दीज आर द 3 केसेस वे लिक्विडेटर जो आरपी था, जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल था, वो लिक्विडेटर नहीं बनेगा। तो तब क्या होगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को बोलेगी कि हमें एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चाहिए, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को बोलेगी कि हमें एक लिक्विडेटर चाहिए। लिक्विडेटर बोर्ड विद इन 10 डेज में एक लिक्विडेटर का विद रिटन कंसेंट के साथ 10 डेज के अंदर नाम सजेस्ट कर देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी को, और एजुकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी उसे कर लेगी अपॉइंट। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड सेल चार्ज फीस, और भी सी बात है वो आएगा सेल चार्ज सच फीस, उसकी जो फीस वगैरह होगी वो लेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 35 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर की क्या क्या पावर है, क्या क्या ड्यूटीज वो देख लेते हैं। तो लिक्विडेटर आएगा, वो वेरीफाई करेगा क्रेडिटर के क्लेम्स, कस्टडी में लेगा, ऑल एसेट्स वगैरह जो भी होगी उसकी कस्टडी में आएगा, वैल्यूएशन वगैरह करेगा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एसेट्स को सेफ्टी बनाए रखेगा, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो बिजनेस कॉर्पोरेट छोटा मोटा बिजनेस कंटिन्यू रखेगा, सेल करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिक्विडेटर शैल नॉट सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रिसोल्यूशन एप्लीकेंट, जो एलिजिबल रिसोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं उनको प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा। बिल वगैरह ड्रॉ एक्सेप्ट कर सकता है, टेक आउट कर सकता है, नेम वगैरह, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब वो साइन वगैरह कर सकता है। किसी के बिहाफ पे भी एनी प्रोफेशनल असिस्टेंट चाहिए तो वो ले सकता है, लाइक किसी CACS या CMA या लॉयर की से हेल्प चाहिए तो ले सकता है। इनवाइट करेगा, सेटल करेगा क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर, इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड एनी सूट प्रोक्यूशन, जो भी केस वगैरह है वो देखेगा, लिक्विडेटर की ड्यूटी है। इन्वेस्टिगेट करेगा फाइनेंशियल अफेयर की, कंपनी का क्या कोई झोल झपाट तो नहीं है। ऑल सच एक्शन स्टेप एंड साइन टू एग्जीक्यूट एंड वेरीफाई, यानी पेपर वही साइन वगैरह कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह पे, ठीक है। अप्लाई टू एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी फॉर सच और डायरेक्शन एंड नेसेसरी, जब भी कुछ काम होगा तो अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। अदर फंक्शन एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड ने फंक्शन स्पेसिफाइड किए हैं वो। और कंसल्टेंट ले सकता है, स्टेक होल्डर मीन्स जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है कंपनी की, उनसे कंसल्ट कर सकता है कि दैट कैसे करना चाहिए, आप बताओ, कुछ सजेशन वगैरह है, लाइक क्रेडिटर बैंक वगैरह से पूछ सकता है कि, और ये उस पर बाइंड नहीं करती, मतलब वो जो सजेशन होगी वो बाइंड नहीं है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेगा, बस वो सजेशन ले सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ लिक्विडेशन स्टेटमेंट्स, कौन सी एसेट्स इंक्लूड होगी, कौन सी एसेट्स नहीं होगी। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है। जो एसेट्स कॉर्पोरेट डेटर का हैज़ ओनरशिप राइट इंक्लूडिंग ऑल राइट एंड इंटरेस्ट, देयर इज एविडेंस इन बैलेंस शीट, मतलब जो भी कॉर्पोरेट डेटर की जो जिस पर राइट है, जिस एसेट्स पे जो कि बैलेंस शीट में हैं, वो सारे एसेट्स इंक्लूड की जाएंगी। और अदर एसेट्स जो बाकी एसेट्स होती हैं, एसेट्स दैट में पोजीशन में नहीं है, स्टिल दे आर, उस पर राइट है। नॉट लिमिटेड टू एनकम्बर्ड एसेट्स में जिस पे कुछ चार्जेस वगैरह होता है, स्टिल उस पर राइट है लिक्विडेटर का, वो सेल कर सकता है। टेंजिबल एसेट सेल कर सकता है, इंटेंजिबल एसेट सेल कर सकता है। ऐसी कोई एसेट्स जिस पर डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय कोर्ट और अथॉरिटी, ऐसी कोई एसेट्स है जिस पर अभी कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है, डिफाइन उसकी ओनरशिप अभी पता नहीं चली है, तो अगर वो कॉर्पोरेट डेटा यानी कि कंपनी के फेवर में होती है तो उस एसेट्स को भी सेल करने का राइट है लिक्विडेटर के पास। एनी एसेट्स और देयर वैल्यू रिकवर थ्रू प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग के थ्रू जो भी एसेट्स हैं वो उसका राइट है। एनी एसेट्स कवर इन्वेस्ट सिक्योर क्रेडिटर हैज, जो सिक्योर जो एसेट्स गिरवी रखी हुई थी क्रेडिटर के पास,
अगर वो रिलिंक्विश हो गई है, कंपनी ने उसके पैसे दे दिए हैं, तो वो सारी एसेट्स पे हक है लिक्विडेटर का, वो भी सेल कर सकता है। एनी अदर प्रॉपर्टी बिलोंग टू कॉर्पोरेटर एंड नेक्स्ट ऑल प्रोसीड लिक्विडेशन। मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी, जिस सिंपल इज दैट कि जिस प्रॉपर्टी पे अगर कॉर्पोरेटर का राइट है तो इन दैट केस वो लिक्विडेटर प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। कौन कौन से नहीं कर सकता वो भी देख लेते हैं। नॉट इंक्लूडेड, तो ऐसी कोई एसेट जो थर्ड पार्टी की पोजीशन में है वो एसेट्स सेल नहीं कर सकता लिक्विडेटर। कौन सी एसेट्स? एसेट्स हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर एनी थर्ड पार्टी ने हेल्ड की हुई है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सम ड्यू वर्क और प्रोविडेंट फंड वगैरह हैं अगर कंपनी में, तो वो उस पर हक नहीं है कि वो सेटअप कर ले लिक्विडेटर। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो यूज़ के लिए, मतलब यूज़ के लिए दिया हुआ था, जिस पर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया। जैसे सम टाइम होता है ना, कंपनी में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि यूज़ के पर्पस के होती हैं पर वो कंपनी के ओनर की नहीं होती। दीज आर दी एसेट्स पे राइट नहीं है कि लिक्विडेटर उन एसेट्स को सोल्ड कर दिया, कोई भी ऐसी एसेट्स एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट मैं बात करूँ एसेट्स एंड सिक्योरिटी कोलैटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस, मतलब बैंक वगैरह के पास जो एसेट्स गिरवी में है वो पर्सनल एसेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर और पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स घर पर होते हैं उस पर राइट नहीं है लिक्विडेटर का कि वो सेल कर सके। एसेट्स ऑफ एनी इंडियन फॉरेन सब्सिडरी के जो एसेट्स हैं उस पर भी राइट नहीं है लिक्विडेटर का, या एनी अदर एसेट स्पेसिफाइड द बोर्ड। तो ये सारी एसेट्स वो हैं जिस पे लिक्विडेटर का राइट नहीं है, वो सोल्ड नहीं कर सकता। सेक्शन है सेक्शन 37, पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एसेस इन्फॉर्मेशन। तो पावर, लिक्विडेटर के पास पावर होती है कि वो इन्फॉर्मेशन एसेस कर सकता है, उसको मानने का करा जाएगा। कहाँ से एसेस कर सकता है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से कर सकता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एनी एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है वहाँ से, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फॉर सिक्योरिटी एंड एसेट्स, एनी डाटा बेस मेंटेन बाय बोर्ड और एनी अदर सोर्स। मतलब जो सोर्सेज हैं यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। क्रेडिटर में रिक्वायर द लिक्विडेटर टू प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्रेडिटर मीन्स बैंक्स बोलेंगे लिक्विडेटर को क्या स्टेटस क्या चल रहा है, कंपनी में कितनी एसेट्स सोल्ड हो गई, कितनी बाकी हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिक्विडेटर को मैं क्रेडिटर्स टू सच क्रेडिटर हु हैव रिक्वेस्टेड फॉर सच इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसने इन्फॉर्मेशन की डिमांड की है उसे 7 डेज़ के अंदर बताएगा। ये लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 38, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम। लिक्विडेटर जैसे ही आएगा, लिक्विडेशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है विद इन 30 डेज में लिक्विडेटर सबके क्लेम मांगेगा। नई क्लेम सबमिट करो, IRP प्रोसेस में भी क्लेम सबमिट किया गया था बट यहाँ भी क्लेम सबमिट करना होगा। न्यू क्लेम, फ्रेश क्लेम सबमिट करो। और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे वो सबमिट करेंगे कैसे? अपने जो भी इंफॉर्मेशन है क्लेम की वो, और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में कुछ क्लेम है तो वो उसके साथ सबमिट करेंगे। और ऑपरेशनल क्रेडिटर सबमिट करेंगे क्लेम अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। अगर व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास अगर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या उनकी क्लेम वैलिड नहीं माने जाएंगे पर उन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर ने सबमिट किया अपना क्लेम उस तरीके से करना होगा। लाइक उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे कि ये पैसे मैंने दिए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर कोई क्लेम विड्रॉ या चेंजेस करने उसमें तो विद इन 14 डेज यानी 30 डेज़ के बाद विद इन 40 डेज़ में अगर कोई क्लेम सबमिट करता है और उसमें चेंजेस कराने हैं तो 14 डेज़ का टाइम है, आप करा सकते हो, उसके बाद नॉट अलाउड। नेक्स्ट सेक्शन है 39, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। जैसे ही क्रेडिटर यानी बैंक्स ने जो क्लेम सबमिट किए हैं, 2 टाइप के क्रेडिटर होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे दो टाइप के फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, 2 टाइप के क्रेडिटर होते हैं। फाइनेंशियल वाले पैसे देते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह दिए होते हैं। तो फाइनेंशियल वाले को इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से सबमिट करना है अपने जो भी क्लेम वगैरह है, और ऑपरेशनल वाले को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करना है कि दैट ये क्लेम है हमारा, ठीक है। सो अब लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा और कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट या कुछ भी चाहिए तो डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 40 में बात हुई है एडमिट करेगा कुछ क्लेम, अगर एक्सेप्ट कर लिए तो एडमिट कर लेगा कि ये एक्सेप्टेड, योर क्लेम एक्सेप्टेड, और रिजेक्ट करेगा अगर उसे जेन्युइन नहीं लगता है कि ये फ्रॉड है या ये चीज़ ढंग से नहीं है तो वो कर देगा रिजेक्ट, या फिर पार्टली एक्सेप्ट पार्टली रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और जो भी रिजेक्ट करेगा उसका रीज़न देगा राइटिंग में कि मैंने इस वजह से रिजेक्ट किया है, कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं लग रहा है, या ये जो भी उसका रीज़न होगा वो राइटिंग में देगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ जो भी डिसीजन होगा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, ही और शी शैल कम्युनिकेट विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर उसे कम्युनिकेट करना होगा टू क्रेडिटर को, मतलब बैंक को कम्युनिकेट करना होगा कि मैंने ये आपका क्लेम एक्सेप्ट किया है और रिजेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 41, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लेम। मतलब लिक्विडेटर का ये काम है कि जो भी क्लेम सबमिट हुआ है वो उसको एक बार डिटरमाइन करेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चार्जेस की गई हैं, मतलब वो जेन्युइन है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखेगा सेक्शन 41। सेक्शन 42 अपील। अब इन केस जैसे कि कोई
रिजेक्ट कर दिया क्लेम, तो बैंकर्स के पास ऑप्शन है कि वो अपील में जा सकते हैं दैट ये हमारा क्लेम था बट ये रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अपील में जाके वो वापस से एजुकेटिंग अथॉरिटी को बोल सकते हैं यानी एनसीएलटी को कि ये डॉक्यूमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ देख लो, प्लीज़ कुछ करो, रिजेक्ट मत करो, कुछ तो पार्टली ना पूरा तो पार्टली तो दे दो, ये अपील में कर सकते हैं ना। सेक्शन 43 नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 43 प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन वो होती हैं जो समटाइम कॉर्पोरेट डेटा कुछ ट्रांजेक्शन को प्रेफरेंस देता है, उसे लगता है कि इन फ्यूचर अगर कंपनी तबाह होने वाली है तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे कर देता है प्रेफरेंस दे देके। तो इन दैट केस लिक्विडेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन मिलती है तो रिपोर्ट करेंगे किसको, एजुकेटिंग अथॉरिटी को। एजुकेटिंग अथॉरिटी चेक करेगी कि हाँ ऐसी कोई ट्रांसफ़र किया है जिससे किसी को बेनिफिट मिल रहा हो, क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर को, या ऐसा कोई ट्रांसफ़र जिससे सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग नहीं हुआ हो, बेनिफिशियल पोजीशन में गया हो, तो इन दैट केस एजुकेटिंग देगी ऑर्डर हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। प्रेफरेंस में कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या ऑर्डर देगी एजुकेटिंग अथॉरिटी अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर ने रिपोर्ट किया है दैट ये ट्रांजेक्शन प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि हाँ ये सच बात है तो इन दैट केस वो प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफर हुई थी वो वापस ले सकती है, जो भी मनी वगैरह थे वो वापस लेगी, रिवर्स होगा, रिलीज डिस्चार्ज करेगी। कुछ सिक्योरिटी गिरवी वगैरह रखा था तो वो डिस्चार्ज होगा, रिलीज होगा। पर्सन किसी को बेनिफिट मिला है तो वो वापस लिया जाएगा, किसी को डायरेक्शन दे देगी कि हाँ अरे ये रिलीज़ करो। ये सारी चीज़ें हैं तो एक बार आप रीड कर लेना बेसिक से। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये ऑर्डर अफेक्ट नहीं करेगा किसको, अगर ये सारी चीज़ें गुड फेथ में हुई है, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन गुड फेथ में हुई है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इस ऑर्डर का, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इनके पास सफिशियंट इन्फॉर्मेशन लाइक कॉर्पोरेट डेटर के पास सफिशियंट इन्फॉर्मेशन थी कि आने वाले कुछ सालों में मेरा डेफिनेटली CIRP प्रोसेस चालू होने वाला है, या फिर उसने ये ट्रांजेक्शन किसी रिलेटेड पार्टी के साथ की है तो उसे एक आइडिया हो गया था दैट यस कंपनी अब डूबने वाली है, तो उसने ये इस ट्रांजेक्शन को प्रेफरेंस दिया है, तभी ये ट्रांजेक्शन प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ओके, सो ये सारे ऑर्डर थे प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन के। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 45 अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो कॉर्पोरेट डेटर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी कर सकता है जो कि अंडर वैल्यूड हो, तो लिक्विडेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर एग्जामिन करते हैं उन्होंने ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो वो एप्लीकेशन करेंगे एजुकेटिंग अथॉरिटी को कि ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन है वो वॉइड कर दिए जाएँ और जो भी उससे बेनिफिट है वो रिवर्स किए जाएँ। तो नेक्स्ट कोई ऐसी कोई गिफ्ट, कौन से ट्रांजेक्शन है ऐसा कोई गिफ्ट या फिर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो लेस देन वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रोवाइडेड बाय कॉर्पोरेटर, मतलब जो उसकी वैल्यू थी उससे कम में करी गई है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन माने जाएंगे। सेक्शन 46 टाइम पीरियड, तो कौन कितने टाइम पीरियड तक के ट्रांजेक्शन होंगे अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के, तो अगर किसी एनी पर्सन के साथ करता है तो कॉर्पोरेट डेटर 1 साल, और किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ करता है कॉर्पोरेट डेटर तो 2 साल। तो ये ऐसा कोई ट्रांजेक्शन अगर कॉर्पोरेट डेटर यानी कंपनी जेमार्क्स वो किसी के साथ ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करती है तो एनी पर्सन के साथ 1 ईयर और किसी रिलेटेड पार्टी के साथ 2 साल तक के लिए वैलिड माना जाता है कि वो सारे ट्रांजेक्शन वॉइड कर दिए जाएंगे और उसका रिवर्स इफेक्ट किया जाएगा। पर एजुकेटिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करेगी जो कि बताएगा कि हाँ ये ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यूड है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन से एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर इन केस बाय चांस लिक्विडेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि लिक्विडेटर ही बन जाता है बाद में, तो उन्होंने ऐसी कोई अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन थी जो इग्नोर की और रिपोर्ट नहीं की, तो इन दैट केस क्रेडिटर मेंबर और पार्टनर भी कर सकते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसको एजुकेटिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन करेंगे कि दैट ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसको वॉइड करो, इसका इफेक्ट रिवर्स करो। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑन एंड रिसीव ऑन एप्लीकेशन, जैसी एजुकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन रिसीव करेगी पहले तो चेक करेगी कि वो ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यू है या नहीं, अगर और चेक करेगी कि लिक्विडेटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दिस कि ये ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यू है, फिर वो ऑर्डर देगी क्या जो भी जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसे रिस्टोर कर देगी, वॉइड कर देगी। और नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रोसीडिंग अगेंस्ट लिक्विडेटर में, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 48 ऑर्डर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो अब तक हमने पढ़ा था अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, अब पढ़ते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में क्या क्या ऑर्डर दे सकती है एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो क्या क्या ऑर्डर होगी, सिंपल ऑर्डर, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वापस आएगी, जो सिक्योरिटी वगैरह कुछ गिरवी वगैरह किया है तो वो रिलीज़ किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा, किसी पर्सन के पास जो पैसे थे उसे वापस मांगे जाएंगे जिसने बेनिफिट रिसीव किया है, या फिर भी ट्रांजेक्शन ये की जाएगी पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से एक बार चेक करवा ली जाएगी कि दैट इज़ ये अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है या नहीं, दैट्स इट। सेक्शन 49 ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसका मेन इंटेंशन ही
क्रेडिटर को डिफॉल्ट करना है, मीन्स जो बैंक्स वगैरह हैं, क्रेडिटर्स मीन्स बैंक्स मीन्स पीएनबी बैंक मान लो आप, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने क्रेडिटर का एग्जांपल पीएनबी बैंक ही लिया था। तो पीएनबी बैंक का ऐसा कोई इंटेंशन, जेमार्क्स एक कंपनी है, जेमार्क्स जिसका इंटेंशन है कि मैं पीएनबी के साथ डिफॉल्ट करूँगा, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं, लाइक उसकी जो एसेट्स वगैरह है जो गिरवी रखी हुई थी वो उसे कॉर्पोरेट डेटा बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन, वो उसके पहुंच से बाहर कर रहा है, वो एसेट्स वगैरह है वो उसकी पहुंच से बाहर कर रहा है ताकि वो सेल वगैरह ना कर पाए, या फिर उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह अफेक्ट कर रहा है। तो इन दैट केस एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगी कि जो भी पोजीशन है वो रिस्टोर की करी जाएगी और इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी क्रेडिटर का, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अफेक्ट नहीं करेगा अगर ये सारी ट्रांजेक्शन गुड फेथ में की हुई है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 50 एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कॉर्पोरेट डेटर ने ऐसे कुछ क्रेडिट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट लिए हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर प्रोसीडिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, मतलब सीआईआरपी प्रोसेस से चालू होने से 2 साल पहले ऐसे कुछ लोन वगैरह लिए हैं या ऑपरेशनल डेट यानी कुछ गुड्स वगैरह लिए हैं जो कि हायर इंटरेस्ट रेट या कुछ भी मतलब वो जेन्युइन नहीं है। तो इन दैट केस वो ट्रांजेक्शन बोर्ड स्पेसिफाई करती है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो भी रिवर्स किए जाएंगे, एनी डेप्ट एक्सटेंड टू एनी पर्सन। बट इसका एक एक्सेप्शन है दैट अगर वो लोन वगैरह या वो जो गुड सर्विस ली है अगर वो किसी लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए की है तो वो जेन्युइन मानी जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 57 एडजुकेटिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर दे सकती है। एडजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगी इन केस ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हुई है तो वो रिवर्स की जाएगी, रिस्टोर करेगी प्रोसीजन, सेट असाइड करेगी होल और पार्ट ऑफ डेप्ट, जो भी डेप्ट लिया था उसे सेट असाइड करेगी, मॉडिफाइड कर सकती है टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, रिक्वायर एनी पर्सन रीपे, जो भी बेनिफिट मिल रहा है किसी को तो उसको बोलेगी वापस दे रीपे, या जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह गिरवी वगैरह थी चीज़ें वो रिलिंक्विश की जाएंगी, उसे रिलीज की जाएगी, ठीक है। तो ये था एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 52 सिक्योर क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। सिक्योर क्रेडिटर का रिलिंक्विश सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब ए सिक्योर क्रेडिटर इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। जो सिक्योर क्रेडिटर मतलब उसके पास जो गुड्स वगैरह हैं कॉर्पोरेट डेटर के, जो बिल्डिंग वगैरह है, जो लोन के बदले में जो एसेट्स वगैरह गिरवी वगैरह है वो सेल कर सकती है, रिलीज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सिक्योर क्रेडिटर रिलीज सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फॉर्म द, जो अगर वो सेल वगैरह करेगी कुछ एसेट्स वगैरह तो इन्फॉर्म करेगी किसको, लिक्विडेटर को। सिक्योर क्रेडिटर इट रियलाइज बाय सिक्योर क्रेडिटर सेल वेरीफाई, लिक्विडेटर जो भी ट्रांजेक्शन हुई होगी जो सिक्योर क्रेडिटर ने सेल की थी एसेट्स उसको लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा और रिकॉर्ड करेगा इन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और जैसे बोर्ड ने बोला होगा उस तरीके से उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ सिक्योर क्रेडिटर, जो सिक्योर बैंक है उसको ऐसे अपने एसेट सेल वगैरह करने हैं वो लॉ में प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग ही सेल करने हैं एसेट्स को, ऐसा नहीं कि कुछ अपने मर्जी से ही कर दे, जो भी एक मेथड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसे अपने एसेट्स को रियलाइज कराना है, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ रियलाइजिंग ए सिक्योर एसेट्स एनी सिक्योर क्रेडिटर फेस रेजिस्टिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेटर, मतलब कि बैंक अगर कुछ एसेट्स को सेल करना चाहता है पर जेमार्क्स, पीएनबी बैंक एक एसेट्स है जेमार्क्स की, उसे सेल करना चाहता है पर जेमार्क्स उसे सेल नहीं करने दे रहा, तो इन दैट केस बैंक क्या करेगी, एप्लीकेशन करेगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी को दैट ये बंदा मुझे पंगे डाल रहा है एसेट सेल करने में। इन दैट केस एडजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगी जो उसे ठीक लगेगा। नेक्स्ट में बात करूँ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब पीएनबी बैंक ने उस एसेट को सेल कर दिया, मान लो पीएनबी बैंक ने लोन दिया हुआ था 1000 करोड़ का, उस एसेट्स को सेल किया 1500 करोड़ में, तो 500 जो एक्सेस अमाउंट है वो 500 एक्सेस अमाउंट रिटर्न करना होगा किसको, लिक्विडेटर को, क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट होता है जिसमें सबका डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन है सेक्शन 53 में, तो वो सारा अमाउंट उसमें डाल दिया जाएगा जो भी एक्सेस अमाउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ तो अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द एनी रियलाइजेशन शैल ट्रांसफर, वही लिक्विडेटर की भी जो भी कॉस्ट वगैरह होगी वो उससे कॉस्ट से रिकवर की जाएगी, जो सेल की है 500 जो एक्सेस है उससे रिकवर की जाएगी। नेक्स्ट में बात करूँ रियलाइजेशन ऑफ सिक्योर एसेट्स आर नॉट एडिक्वेट टू रुपये, अगर इन केस मान लो वो एसेट्स 1000 वो पीएनबी बैंक ने 1500 करोड़ का लोन दिया था और उसके पास जो एसेट थी वो 1000 करोड़ की थी, तो 500 हो गए, ट्वीट नहीं हुए, 500 का लॉस हुआ है बैंक को, तो इन दैट केस बैंक डिमांड कर सकती है कि जो भी लिक्विडेशन के बाद जो अमाउंट बचे वो हमें भी दे देना, कुछ हमारा भी देख लेना। तो ये था सेक्शन 52। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 53 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। इसमें हम बात करेंगे कि एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी कुछ सीरीज़ है, कैसे प्रायोरिटी दी गई है देखते हैं। सो सबसे पहले जो भी लिक्विडेशन से पैसा आएगा सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन जो बंदा है उसकी कॉस्ट कवर होगी,
फिर उसको फीस वगैरह मिलेगी, लिक्विडेशन की कॉस्ट कवर होगी, उसके बाद फिर वर्कमैन ड्यूज और डेप्ट ओड टू सिक्योर क्रेडिटर उनको दिया जाएगा, फिर वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज और टू एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन, जो एम्प्लॉयज वगैरह उनके पैसे दिए जाएंगे, फाइनेंशियल डेप्ट और टू अनसिक्योर क्रेडिटर को दिए जाएंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कुछ टैक्स वगैरह ड्यू है वो दिए जाएंगे, या डेप्ट ओड टू सिक्योर क्रेडिटर जो कि अनपेड, लाइक जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि 1500 करोड़ का लोन दिया था 1000 के एसेट्स पे, कि 500 करोड़ का लॉस हुआ था उसे, तो जो 500 करोड़ का लॉस हुआ था यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर का भी नाम दिया गया है कि अगर वो डिमांड करता है तो उसे भी दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ रिमेनिंग डेप्ट, अगर कुछ बचता है तो रिमेनिंग डेप्ट एंड ड्यूज दिए जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर और पार्टनर, इन लोगों के ऐसे प्रायोरिटी डिसाइड की हुई है। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट वगैरह है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी और उसे अवॉइड कर दिया जाएगा। ऐसा कोई अरेंजमेंट होगी ये चीज़ पहले आएगी ये चीज़ बाद में आएगी, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। द फीस पेबल टू लिक्विडेटर शैल बी डिडक्टेड नेटली, मतलब जैसे जैसे एसेट सेल होगी वैसे वैसे लिक्विडेटर अपनी फीस डिडक्ट करता रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 54 डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। कॉर्पोरेट डेटा का जैसे डिसोल्यूशन लिक्विडेशन प्रोसेस खत्म होता है तो लिक्विडेटर है वो एडजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करेगा दैट डिसॉल्व होगी ये कंपनी। कॉपी ऑफ ऑर्डर, एडजुकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी ऑर्डर दे देगी कि कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑर्डर्स 7 डेज के अंदर जो कंपनी जिस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड थी उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा, लाइक इनकम टैक्स, आरओसी, जिस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड थी विद इन 7 डेज में लिक्विडेटर उन्हें इन्फॉर्म कर देगा कि दैट जो कंपनी थी वो डिसॉल्व हो गई है। तो ये था सेक्शन 54। हमें सिलेबस में सेक्शन 54 तक ही है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं जो वो सीए सिलेबस के लिए पढ़ेंगे। तो सीए सिलेबस में जो है वो एडिशनल सेक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन 55 फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका फास्ट ट्रैक CIRP होता है, फास्ट ट्रैक उन्हें रिवाइव किया जाता है। कौन कौन सी कंपनियां हैं देख लेते हैं। स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनी जिनकी एसेट्स 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो इन कंपनियों के लिए फास्ट ट्रैक CIRP प्रोसेस बनाया गया। टाइम लिमिट क्या है फास्ट ट्रैक CIRP प्रोसेस की, तो 90 डेज, 90 दिन, 90 डेज के अंदर इनका प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्लान बनाते हैं, रिवाइव करते हैं, अगर नहीं तो लिक्विडेट, ठीक है। अगर एक्सटेंशन चाहिए मिल जाएगा, कितना, एक बार मिलता है 45 डेज का, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोफेशनल होगा, एप्लीकेशन करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी को। एक्सटेंशन के लिए कमेटी एक रिसोल्यूशन पास करेगी 75% वोट के साथ। वो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल RP जो होता है वो सबमिट करता है एडजुकेटिंग अथॉरिटी को कि टाइम एक्सटेंशन करना है, ठीक है। 45 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, यानी 90 + 45 135, नॉट मोर देन दिस। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 59 वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, यानी किसी कंपनी को अपना खुद का लिक्विडेशन कराना है, करा सकती है, हाँ करा सकती है, पर उसकी एक कंडीशन है दैट उसका कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को डिफ्रॉड करे, किसी के साथ फ्रॉड करे। तो कोई साफ सुथरी कंपनी भी लिक्विडेशन करा सकती है अपना, अगर वो चाहे तो। वो कुछ कंडीशन डिस्क्राइब की हुई है बोर्ड ने कुछ कंडीशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना वॉलंटरी लिक्विडेशन करा सकते हैं। सो प्रोसेस एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो एक डिक्लेरेशन चाहिए मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो उस कंपनी को, ये सेक्शन 59 ऑल कंपनियों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि जिसका IBC चल रहा है उसी के लिए, कोई भी कंपनी अपना लिक्विडेशन करा सकती है। तो वो देखते हैं हम कैसे कराएगी। तो एक डिक्लेरेशन देना होगा मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, यानी ज़्यादातर डायरेक्टर, मोर देन 50% डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना होगा कि यस वी आर एबल टू पे डेप्ट, और जो भी डेप्ट वगैरह है वो हम पे कर सकते हैं, हमारे पास उससे ज़्यादा एसेट्स हैं, हम उसे डेप्ट को पे कर सकते हैं, हमारा कोई डेप्ट नहीं है, ये डिक्लेरेशन देना होगा। और हमारा इंटेंशन नहीं है किसी को के साथ डिफ्रॉड करना, ठीक है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन देनी होगी दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 2 ईयर अगर है तो, और अगर लास्ट 2 ईयर्स की नहीं है तो जो भी लेटेस्ट होगी वो देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन। तो जो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं जो एसेट्स की वैल्यू करते हैं, तो उनकी एक रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट भी देनी होगी। तो ये 2 डिक्लेरेशन देनी होगी। पहली डिक्लेरेशन ये कि हम डेप्ट पे करने के काबिल हैं और किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहते। नेक्स्ट डिक्लेरेशन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वैल्यूएशन रिपोर्ट। उसके साथ ही 4 हफ्ते के अंदर एक स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना होगा और अपॉइंट करना होगा लिक्विडेटर। रिसोल्यूशन करना होगा इन केस ऑफ कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि ये कंपनी इतने दिन के लिए, ये एक्सपायरी द ड्यूरेशन ऑफ इट्स, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इट ड्यूरेशन, मतलब एक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि दैट ये कंपनी इतने दिन के लिए है, तो एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। और फिक्स बाय इट्स आर्टिकल और द अकॉर्डेंस ऑफ एनी इवेंट, यानी अदर केस में ये है कि अगर ऐसा कोई आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ये कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए है, जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा ये कंपनी बंद हो जाएगी, तो इन दैट केस
कोई रेजोल्यूशन पास करने की भी ज़रूरत नहीं है, कंपनी को एक डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट केस में स्पेशल रेजोल्यूशन देना होगा, सेकंड केस में एक रेजोल्यूशन देना होगा। और अगर ये है कि फिक्स बाय इट्स आर्टिकल, मतलब ऐसा कोई है कि कोई इवेंट के होने पे ही कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, तो ये चीज़ें डिक्लेयर करके देनी होगी, सिंपल। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में भी हो जाएगा। तो ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन, नीचे एक सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, कंपनी हॉज एनी डेब्ट टू एनी पर्सन। अगर जैसे किसी का डेब्ट बाकी है तो उसके 2/3 जो जिसका 2/3 डेब्ट है उसकी रेजोल्यूशन में अप्रूवल भी चाहिए होगी विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन पास किया है ऊपर ये वाला, इसमें 2/3 की जो इनकी वैल्यू डेप्ट है, मान लो किसी का लोन है तो 2/3 वैल्यू यानी मोर देन 66% उन लोगों को अप्रूव करना होगा विद इन 7 days में वो रेजोल्यूशन को। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, नोटिफाइड करेगी रजिस्ट्रार को कि हम अपना लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट करें विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। जो ऊपर रेजोल्यूशन पास किया है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया, उसके 7 days के अंदर अंदर बताना होगा। नेक्स्ट में बात करूँ अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर का भी अप्रूवल चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और नेक्स्ट पे बात करूँ जो सेक्शन 35 to 53 ये सेक्शन है आईबीसी के, ये सेक्शन भी एप्लीकेबल होंगे। जो जो प्रोसेस है लिक्विडेशन का, वो सारे प्रोसेस यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंट करना, लिक्विडेटर के वेरीफाई करेगा क्लेम सारे, फिर वो क्लेम के वेरीफाई करके वैल्यू डिटरमाइन करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ठीक है, वेयर द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेटर हैव बीन कम्प्लीटली वाइंडिंग। अब जैसे ही कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, एजुकेटिंग अथॉरिटी को लिक्विडेटर एप्लीकेशन करेगा कि कंपनी डिसॉल्व हो गई है, फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगी। ठीक है, डिसॉल्व का ऑर्डर दे देगी। जो भी ऑर्डर आएगा लिक्विडेटर 14 days के अंदर वो ऑर्डर कहाँ सबमिट कर देगा, जो जिस कंपनी के साथ कंपनी जिस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर थी, लाइक इनकम टैक्स आरओसी से भी उनको इन्फॉर्म कर देगा कि दैट ये कंपनी हो गई है डिसॉल्व। तो ये था हमारा सेक्शन 59 कंप्लीटेड। तो आईबीसी हमने कर दिया है पूरी तरह से फिनिश, 10 मार्क्स डन। आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, आज हमने कर दिया फिनिश। कुछ समरी देख लेते हैं। सेक्शन 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन के 4 मैंने वो बताए थे कब कब लिक्विडेशन होता है। एक तो प्लान जो टाइम लिमिट थी उसमें प्लान सबमिट नहीं हुआ, दूसरा था कि प्लान सबमिट किया रिजेक्ट कर दी गया, तीसरा था कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% वोट करके बोल दिया कि नहीं हमें CIRP करना ही नहीं है, लिक्विडेशन करो, या फोर्थ था कि जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग कंपनी चल नहीं रही है और जो बैंकर्स वगैरह है वो अफेक्ट हो रहे हैं तो वो एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पॉइंट ऑफ लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है, उसके MP की सारी पावर वगैरह होती हैं। RP जो होता है वो भी लिक्विडेटर बन सकता है, या फिर नया लिक्विडेटर चाहिए तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को बोलती है, बोर्ड 10 दिन के अंदर एक लिक्विडेटर का नाम दे देता है रिटर्न कंसेंट के साथ। नेक्स्ट है पावर एंड ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर। तो क्या क्या पावर होती हैं, पावर आप अभी हमने देखा था कि कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकता है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट करना हो, कोई असिस्टेंस लेना हो, ये सारी पावर थी। ड्यूटीज यही होती हैं कि जो भी रिपोर्ट वगैरह एडजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करना, ये और जो फाइनेंशियल अफेयर हैं ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना। दीज आर दी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। नेक्स्ट लिक्विडेशन स्टेटस में हमने देखा था लिक्विडेशन स्टेट में कौन सी एसेट्स इंक्लूड होंगी, जिस पे कॉर्पोरेट डेटर का राइट होता है वो सारी एसेट्स इंक्लूड होंगी, जिस पे कॉर्पोरेट डेटर का राइट नहीं होता वो सारी एसेट्स इंक्लूड नहीं होंगी। पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एसेस इन्फॉर्मेशन। तो लिक्विडेटर के पास पावर होती है कि इन्फॉर्मेशन एसेस कर सकता हो किसी वेबसाइट, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कहीं से भी। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स मतलब वो सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट जो भी क्लेम वगैरह है वो डिमांड करेगा, प्रेस का क्लेम इनवाइट करेगा कि जो क्लेम वगैरह वो अपने सबमिट कर दो, बैंकर्स को बोलेगा, फिर उस क्लेम को वेरीफाई करेगा लिक्विडेटर, और एडमिशन और रिजेक्ट ऑफ क्लेम। लिक्विडेटर को लगेगा जो जेन्युइन है उसे एक्सेप्ट करेगा, जो जेन्युइन नहीं लगेगा उसे रिजेक्ट कर देगा क्लेम को। वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि जो क्लेम सबमिट किए हैं वो जेन्युइन हैं, वो कि जो अमाउंट है वो जो वैल्यू दी है उन्होंने वो सही कैलकुलेटेड है, सही है, सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेगा। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर। अगर बैंकर्स को लगेगा कि नहीं ये कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये तो सब कुछ जेन्युइन था, तो वो जा सकते हैं अपील में। सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब कॉर्पोरेट डेटर को लगा कि मेरा कल को CIRP प्रोसेस होगा तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे कर सकता है जो कि वैलिड नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्डर इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑर्डर वही होता है, रिस्टोर कर दिया जाएगा, वॉइड माने जाते हैं ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं। अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन किए लाइक गिफ्ट वगैरह ट्रांजेक्शन कम अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो वो सारे ट्रांजेक्शन भी वैलिड नहीं माने जाते। उसका टाइम होता है 1 year विद एनी पर्सन एंड 2 year विद रिलेटेड पार्टी। तो एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन नहीं की है, RP जो था लिक्विडेटर उसने एप्लीकेशन नहीं की अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन की, तो क्रेडिटर भी या पार्टनर भी कर सकते हैं इन्फॉर्म एडजुकेटिंग अथॉरिटी को कि ये ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यू है और लिक्विडेटर ने ये आपको इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है,
तो ऑर्डर आ जाता है अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में। क्या क्या ऑर्डर होता है? ऑर्डर ये होता है जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसे रिस्टोर कर दिया जाता है, वॉइड होता है और उसका इफेक्ट रिवर्स किया जाता है। ट्रांजेक्शन विद डिफ्रॉडिंग क्रेडिट, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो क्रेडिटर इंटेंशन क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करना है तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं माने जाते। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऐसे कोई एक्सेस लोन वगैरह जो ले लिए हैं या कि ऐसा कोई भी लोन जो वैलिड नहीं है, जो ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट में है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं माने जाएंगे। और ऑर्डर ऑफ एडजुकेटिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देती है कि वो जो भी डेप्ट वगैरह वो वापस रिवर्स हो जाता है, जो सिक्योरिटी वगैरह गिरवी होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 52 सिक्योर क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। तो जो सिक्योर क्रेडिटर होते हैं उनके पास जो एसेट्स है वो सेल कर सकते हैं। अगर सेल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं एडजुकेटिंग अथॉरिटी को दैट ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट डेटा मुझे सेल नहीं करने दे रहा। तो क्या करेगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी? ऑर्डर दे देती है जो भी उसे ठीक लगता है। सिक्योर क्रेडिटर ने जो एसेट सेल की, मान लो एसेट सेल की 1000 करोड़ की लोन था, एसेट थी लोन था 1000 करोड़ का और एसेट सेल्स जो सेल की वो 1500 करोड़ का था। जो 500 एक्सेस अमाउंट आया वो वापस लिक्विडेटर को, और अगर लोन 1500 करोड़ का था, एसेट्स 1000 में गई, तो जो 500 इनएडिक्वेट जो अमाउंट नहीं मिला है उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकती है लिक्विडेटर को कि जो भी लिक्विडेशन में जो अमाउंट आएगा उसमें मेरा भी हिस्सा लगा देना। ठीक है, सो दिस इज सेक्शन 52। नेक्स्ट सेक्शन 53 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। इसमें रैंक दी हुई है कैसे कौन सा एसेट पहले किसको पैसे देने हैं, किसको बाद में देने हैं, किसको पहले देने हैं। डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, कॉर्पोरेट डेटा डिसॉल्व होता है तो इन्फॉर्म किया जाता है आरओसी और जो भी अथॉरिटी वगैरह होती है। फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कुछ कंपनी ऐसी है जिनका फास्ट ट्रैक CIRP होता है। कौन कौन सी? स्मॉल कंपनी होगी, स्टार्टअप कंपनी होगी, जो अनलिस्टेड कंपनी जिनकी एसेट्स 1 करोड़ से कम की है वो कंपनियों पे एप्लीकेबल है दिस सेक्शन, बाकियों पे नहीं। टाइम पीरियड क्या है फास्ट ट्रैक कंप्लीशन का? तो 90 दिन प्लस 45 डेज, 90 डेज प्लस 45 डेज का एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ मैनर ऑफ इनिशिएटिंग फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट, ये दीज टू सेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सेक्शन 59 वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। अभी देखा हमने फिर कैसे कोई भी कंपनी अपना वॉलेंट्री लिक्विडेशन करा सकती है, बस इंटेंशन किसी को डिफॉल्ट करना ना हो और ऐसे ज़्यादा डेप्ट वगैरह ना हो तो वह कंपनी अपना वॉलेंट्री लिक्विडेशन करा सकती है कुछ कंडीशन वगैरह फॉलो करके। कैसे? डिक्लेरेशन वगैरह देगी डायरेक्टर को दैट हमारा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम डिफ्रॉड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट 2 ईयर्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट और स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह सबमिट करके लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी और लिक्विडेशन करा सकती है। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ IBC कर दिया है हमने फिनिश। 10 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, आपके 10 मार्क्स ना आए तो बोलना, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया है। अगर आपको नोट चाहिए तो 8851221979 दिस इज़ माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी और टेलीग्राम आप कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।